बेमिसाल बिहार है, गौरव अपार बिहार है। ये धरती महावीर बुद्ध की, स्वतंत्रता के युद्ध की, ये राजनीति की शुद्धि की, जय प्रकाश की हुंकार है, गौरव अपार बिहार है, गंगा की धार बिहार है। सत्ता के कितने रण यहाँ, संघर्ष है भीषण यहाँ, नरबंते नारायण यहाँ। जन जन की जय जयकार है, गौरव अपार बिहार है, गंगा की धार बिहार है। अब तक आपने देखा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की पुकार पाटलिपुत्र की धरती से समूचे हिंदुस्तान में गूंज चुकी थी। केंद्र से तो कांग्रेस बेदखल हुई ही, बिहार में भी जनता पार्टी का शासन था। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद जनता पार्टी के भीतर भी दरारें दिखने लगी थी। 2 साल से कम वक्त में ही कर्पूरी ठाकुर की जगह रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता से जनता त्रस्त थी। अब आगे 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने 9 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। 1980 में जब केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई तो उसने 9 गैर कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इन राज्यों में बिहार भी शामिल था। जब बिहार में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने वापसी तो कर ली, लेकिन नेताओं के बीच वर्चस्व की खुली लड़ाई थी। जगन्नाथ मिश्र पर यह आरोप लगते कि वो सरकार को अपनी जागीर की तरह चला रहे हैं। और जब मार्च 1983 में उन्होंने बगैर आला कमान की मंजूरी के अचानक अपने मंत्रिमंडल से 11 मंत्रियों को हटा दिया तो खूब हाय तौबा मची। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा खुद चूंकि कहना चाहिए कि मनी पावर और दूसरे अपने उनके पास पावर था, और वो कई मामलों में अपनी ललित बाबू की जैसे कहना चाहिए कि विरासत में उनको मिला था, तो इसलिए वो अपने ढंग से राजनीति करना चाहते थे। और यहाँ भागवत आजाद और दूसरे कई ऐसे नेता थे जिनसे उनके अपने अलग मतभेद थे। इसलिए उन्होंने अपने बल पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि अपने ढंग से वो काम कर सके, इसलिए उन्होंने लोगों के इस्तीफे लिए। 5 महीने बाद जगन्नाथ मिश्र को हटाकर उनकी जगह चंद्रशेखर सिंह को सीएम बना दिया गया। लेकिन राज्य कांग्रेस में मनमुटाव कम नहीं हुआ। उधर केंद्र की राजनीति में भी बहुत कुछ चल रहा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से सियासी अंधकार था। हत्या के फौरन बाद हुए आम चुनावों में सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कांग्रेस फिर सत्ता पर काबिज हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। बिहार में भी कांग्रेस ने कुछ और मजबूती से वापसी की। आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बिहार में नेतृत्व बदलता रहा। 3 साल के लिए सीएम रहे बिंदेश्वरी दुबे, लगभग 1 साल भगवत झा आजाद, 9 महीने सत्येंद्र नारायण सिंह और आखिर के 3 महीने जगन्नाथ मिश्र। इस बीच प्रदेश में विपक्ष की स्थिति भी बदल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे, लेकिन निर्विवाद नहीं। भीषण जातीय विभाजन की लकीरें कुछ ऐसी थी कि यादव नेताओं को कर्पूरी ठाकुर मंजूर नहीं थे। 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो बिहार में विपक्ष की राजनीति की कोई धुरी ही नहीं थी। तब देवीलाल और शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव का नाम तय किया। लालू प्रसाद यादव अब विपक्ष के नेता थे। उसी वक्त पर सत्येंद्र नारायण सिंह के कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 1989 में भागलपुर में भयंकर दंगे भड़के। 2 महीने तक हिंसा आगजनी चलती रही।
हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, घर बार गंवा दिए। सत्येंद्र नारायण सिंह को हटाकर कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्र को सीएम बनाया। हालांकि सत्येंद्र नारायण सिंह ने जब बाद में अपनी जीवनी लिखी तो उन्होंने कांग्रेस में अपने कई साथियों को ही इन दंगों का दोषी बताया। एक तरफ इन दंगों के राजनीतिक मायने थे, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण। प्रदेश के मुसलमान कांग्रेस से छिटक गए और कांग्रेस विरोधी लालू में उम्मीद तलाशने लगे। भागलपुर में दंगे होते रहे और वो चलता रहा, उस पर नियंत्रण नहीं था। अंततः मुख्यमंत्री को एक ऑफिसर को, शायद एके सिंह उन दिनों एक अधिकारी थे जो बाद में झारखंड में मुख्य सचिव बने, उनको स्पेशल ऑफिसर बना करके वहां भेजना पड़ा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तब तक भागलपुर दंगे में काफी घटनाएं हो चुकी थी और उसका दाग इतना गहरा था, वह धब्बा इतना गहरा था, वह जख्म इतना प्रभावकारी था कि उसने कांग्रेस की बुनियाद हिला दी और कांग्रेस को खत्म कर दिया। भारत की बड़ी त्रासदियों में भागलपुर का नाम हमेशा शुमार होना चाहिए। इतनी मौतें बेवजह, इतने लोग बेघर हुए, जाड़े की वो रातें, जाड़े के वो दिन मुझे तो कभी नहीं भूलेंगे जब मैं गई थी वहाँ पर। तो कांग्रेस के खिलाफ लोग ज़रूर बोलते थे। केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री। पीएम बनते ही उन्होंने मंडल कमीशन के आरक्षण संबंधित सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया। देश में मानो आग लग गई। कि वहां वर्षों से लोगों के दिमाग में रहा है कि भाई ऊंची जाति का वर्चस्व रहा और पिछड़ों को राजनीति में बहुमत उतना नहीं मिल पाया। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और राजीव गांधी के समय में भी कई ऐसी रिपोर्ट्स कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेताओं ने दी जो अपर कास्ट के थे, ऐसा भी नहीं कि जो पिछड़ी उसके हों। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि आप नेतृत्व में उन लोगों को रखा जाना चाहिए जो बैकवर्ड उसमें है, चूँकि जहाँ उनका बाहुल्य है या जो उनको पिछड़ा उनका वर्ग रहा है। बिहार ने इस दौर में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच भीषण खूनी संघर्ष देखा। यूं तो 72 के बाद से ही पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में बढ़ने लगी थी, लेकिन 1990 में पहली दफा पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या अगड़ी जाति के विधायकों से अधिक हो गई। 121 सीटों के साथ जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा तो कांग्रेस सिमट गई 71 सीटों पर। सीएम उम्मीदवार के तौर पर लालू यादव तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पसंद थे। वीपी सिंह रामसुंदर दास का समर्थन कर रहे थे तो चंद्रशेखर की पसंद थे रघुनाथ झा। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की छवि कद्दावर नेता की नहीं थी, बल्कि उन्हें हंसी मजाक के लिए जाना जाता था। ये सब अनऑथराइज मीटिंग है, ऑथराइज मीटिंग बात अरे बाप रे, रोज हमारा ले जाता है हमसे। आगे से हम लोग रॉयल्टी लेंगे आप लोग। पर विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह सरीखे युवा विधायकों की टोली उनके समर्थन में रही। लालू को 58 वोट मिले, रामसुंदर दास को 54 और रघुनाथ झा को 14। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो सबसे पॉपुलर नेता थे उस दौर में उस पार्टी के, उनका समर्थन रामसुंदर दास जी को प्राप्त था। और रामसुंदर दास जी को बहुत सारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के और अपर कास्ट के भी बहुत सारे विधायक जो पार्टी के थे वो उनके साथ थे। लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार जी थे, जगदानंद जी थे और बहुत सारे इस तरह के अन्य नेता थे। लेकिन लालू प्रसाद को देवीलाल का चूँकि समर्थन था दिल्ली से, और कहीं न कहीं कोई तालमेल जरूर इन लोगों के बीच बैठा खासकर देवीलाल और चंद्रशेखर का, कि चंद्रशेखर समर्थक रघुनाथ झा भी चुनाव मैदान में उतर पड़े। लालू प्रसाद सेलेक्ट होकर नहीं आए थे, बाकायदे इलेक्ट होकर आए थे, वो विधायक दल के नेता चुने गए थे। अब तक बिहार में 24 मुख्यमंत्री हो चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण बाबू के अलावा कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर पाया था। लालू प्रसाद यादव को तो गंभीरता से लिया भी नहीं जाता था। सबने कहा लालू ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे।
तब इंडिया टुडे ने उनका एक इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा कि जनता दल विधायक उनकी आलोचना क्यों करते हैं। लालू यादव ने जवाब दिया, उनको चाणक्य बनने दीजिए, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मैं ही हूं। लालू की ये बात सच निकली। राजनीति के दिग्गजों के तमाम विश्लेषण धरे के धरे रह गए। वो न केवल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बल्कि प्रदेश और आने वाले दिनों में देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। संवाद कायम करने की, बोलचाल की भाषा में लोगों से अपनी बात कह देने की, लोगों को अपने से जोड़ लेने की वो कला उनमें अद्भुत थी। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत कम समय में अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह देश की राजनीति में बना ली, सिर्फ बिहार में ही नहीं। मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद यादव ने फैसला किया जनता के बीच शपथ ग्रहण का। 10 मार्च 1990 को राजभवन नहीं बल्कि पटना का गांधी मैदान सज-धज कर तैयार था। जयप्रकाश गोलंबर पर राज्यपाल यूनुस सलीम ने लालू यादव को बिहार के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। कहाँ है वेरी एसपी? फोर्स गया कि नहीं आपके यहाँ? एक्ट करिए। अगर कोई आदमी डमरलाई जाएगा पुलिस ऑफिसर, हम एक्शन करेंगे। हमको खबरें मालूम है। लालू जनता के मुख्यमंत्री बनना चाहते, बगैर व्यवस्था बदले वो एक नई व्यवस्था शुरू करना चाहते थे जिसमें राजा और प्रजा का फर्क मिटे। कम से कम संकेत तो यही मिल रहे थे। मुख्यमंत्री साफ करे, मुख्यमंत्री शुरुआती दिनों में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाने से इनकार कर दिया। वो वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में वहां चपरासी के तौर पर काम कर रहे अपने भाई के एक कमरे के घर में रहा करते थे। उसी के बाहर मैदान में वो अपनी कैबिनेट मीटिंग भी लिया करते थे। उन दिनों भी देखा है कि वो अपने भाई के वो प्यून वाले क्वार्टर में वहाँ रहते थे और वहाँ से शेखपुरा के सड़क पर वो सुबह में टहलने जाते थे। वो हम लोगों का देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सादगी वाला स्वभाव कोई रणनीति के तहत उनका था। वो उनका स्वाभाविक गुण था। धीरे धीरे जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता के साथ आपके ताकत बढ़ती है तो उसका एक सत्ता का स्वरूप भी दिखने लगता है। हाँ लीजिए मुकुल को बता दीजिए, लीजिए जनसा बता दीजिए, प्रोत्साहन नीति बताइए, लिखिए। हालांकि कुछ ही महीनों बाद लालू यादव को कामकाज के लिहाज से 1 बेडरूम घर में मुश्किलें आने लगी। वो सरकार द्वारा आवंटित सीएम आवास में शिफ्ट हो गए। फिर भी उन्होंने अपने आवास को जनता के लिए खुला रखा। घर के बाहर लॉन में लोग उनसे मिलने के लिए जुटा करते। नए सीएम में आम आदमी की झलक थी। सीएम बनने के बाद लालू का पहला फैसला था सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटा देना। दरअसल ग्वाले जब दूध बेचने निकलते थे तो स्पीड ब्रेकर पर दूध छलक छलक कर बेकार हो जाता था। सुनने में यह सामान्य सा फैसला लालू की सियासत के कई रंग समेटे था। लालू एक ऐसा सपना थे जो बिहार में दबे पिछड़े वर्ग के लोग खुली आंखों से देख रहे थे। वो पिछड़ों के सत्ताधिकार के आक्रामक प्रतिनिधि थे। वो आम बिहारी के प्रतिनिधि थे। उनकी भाषा बोलते, उनके जैसा पहनावा रखते। लेकिन चंद महीनों में कुछ ऐसा होने वाला था जो राष्ट्रीय राजनीति में लालू की एक अलग जगह बनाने वाला था। मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उसी साल सितंबर में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले। उस वक्त केंद्र की वीपी सिंह सरकार को बीजेपी का बाहरी समर्थन हासिल था। कहते हैं लालू ने बिहार आने से पहले ही आडवाणी से मुलाकात की और कहा कि आप रथ यात्रा मत निकालिए, लेकिन आडवाणी नहीं माने। आडवाणी ने धनबाद से लेकर समूचे केंद्रीय बिहार का दौरा किया। जब रथ यात्रा पटना पहुंची तो जन सैलाब उमड़ आया। आडवाणी की रथ यात्रा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लग रहे थे, लेकिन आडवाणी बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर इसे राजनीतिक विरोधियों का डर बता रहे थे।
परवाह नहीं किया। उस समय प्रेरित नहीं था ना आपको? जब उनका चरित्र परिलक्षित हुआ भारतीय जनता पार्टी का और ये रथ निकालने का काम हुआ और रथ निकाल करके बाबरी मस्जिद को शहादत देने की बात हुई, शिला पूजन की बात हुई, तो मैं तो सरकार में था, हमने परवाह नहीं किया। एक जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को देश भर में और बिहार यूपी में समर्थन मिल रहा था, उससे दोनों घबरा गए थे, मुलायम सिंह भी लालू प्रसाद भी। उनको लगा कि अल्पसंख्यक समाज के वोटों का मसीहा कौन बनता है, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकना उनके सियासत का एक अंग बन गया। कहा जाता है उस वक्त प्रधानमंत्री वीपी सिंह यात्रा रोकने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लालू को अपने राज्य में इस रथ यात्रा पर कड़ा एतराज था। वो अब आडवाणी के रथ को रोकने की ठोस तैयारी कर चुके थे। आडवाणी जब तक पटना से समस्तीपुर के लिए रवाना हुए, तब तक समस्तीपुर में प्रशासनिक अमला गिरफ्तारी की तैयारी कर चुका था। कौन सा होता है हिंदू, क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह है जात और बिरादरी का देश है, यह है जात और बिरादरी का देश। We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. आडवाणी ने इस फैसले में वीपी सिंह की मंजूरी देखी। केंद्र में सरकार गिर गई। लालू यादव इस बात पर कायम रहे कि रथ रोकना उनका अपना फैसला था। 30 अक्टूबर को उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 12 घंटे का सांकेतिक अनशन भी किया। ये भी सच है कि इसके बाद जब देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जला, तो लालू के शासन में बिहार पर आंच तक नहीं आई। लालू अब तक प्रदेश में पिछड़ों के मसीहा थे। खासकर यादव समुदाय पूरी तरह उन पर मोहित था। अब इस समीकरण में मुसलमान भी जुड़ गए। लालू का ये MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण एक ऐसा प्रयोग बना कि सोशल इंजीनियरिंग राजनीतिक हलकों में सबसे फैशनेबल शब्द बन गया। धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ लालू जी का तेवर आया आगे, जिसका उत्कर्ष था आडवाणी जी का रथ रोकना और उन्हें गिरफ्तार करना। ये मुसलमानों के बीच में लालू में एक भरोसा दिया, और सबसे असली बात यह कि उस भरोसा को लगातार वो बनाए रखे। पर धीरे धीरे लालू की कार्यशैली में बदलाव आने लगा। सीएम बनने के पहले साल में उन्होंने साइकिल की सवारी की थी ताकि पेट्रोल भी बचे और गरीबों से उनका संपर्क भी बना रहे। पर अब साइकिल की जगह बुलेट प्रूफ कार ने ले ली। सरकारी आवास की आलोचना कर आलीशान मकान वो पहले ही ले चुके थे। हालांकि अंदाज अभी भी वही गंवई था। वो उसी तरह लोगों के बीच पहुंचा करते। लालू नायक थे उस वर्ग के जिसके पास न कोई साधन था न कोई सपना था। दूर दूर के गांव से लोग आकर सिर्फ सीएम आवास की परिक्रमा करके चले जाते थे। लालू के शान में गीत कविताएं लिखी जाने लगी। लालू बिहार ही नहीं, समूचे देश में ब्रांड बन गए। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, बहुत कुछ बदल गया। जनता दरबार लगने लगे। लोग फरियाद लेकर बड़ी संख्या में आते थे। सबका आवेदन लिया जाता था। कितने पर अमल होता था पता नहीं, लेकिन लालू के दर्शन कर लेना बहुत बड़ी बात थी। वो किसी को झिड़क देते, किसी का मजाक बना देते, किसी की बात संजीदगी से भी सुनते, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था कि लोग मंत्र मुग्ध रहते। बिहार बिहार है, बिहार इज ए बिहार, एंड बिहार इज ए रिमोट कंट्रोल ऑफ द नेशन। लालू दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलों के बीच काम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। उनकी कार्यशैली बेहद दिलचस्प थी और खास कैमरों के लिए थी। सड़कों से अतिक्रमण हटाना हो, किसी काम का निरीक्षण करना हो, तो रात रात सड़कों पर रहते थे।
बाल्टी के पानी से लिया इसको धो। जितना गाय भैंस जितना रोड पर है सबको पकड़ो, जहाँ जहाँ गंदा फेंका है रोड पर दुकानदार सब उससे उठवाएगा। लालू ने एक वक्त गरीब बच्चों के बाल कटवाने और नहलाने का कार्यक्रम शुरू किया। आगे आगे लालू की वीआईपी गाड़ी, पीछे पानी का टैंकर और बाकी सरकारी अमली जामा। वो सड़क किनारे कहीं भी उतर जाते, बच्चों को जुटाते, साफ सफाई का महत्व समझाते। कुछ महीने कुछ दिन इस तरह का एक सिलसिला चला जब वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेकर गांवों में जाते थे, गरीब बस्तियों में खासकर, और वहां पर जैसे आज स्वच्छता अभियान की बात हो रही है तो उसी तरह का एक स्वच्छता अभियान, लोगों की सफाई और उसको खासकर वो बच्चों को नहलाना धुलाना इस तरह का वो करते थे और करवाते थे। लालू के चरवाहा विद्यालयों की चर्चा खूब हुई। इसके पीछे की सोच बेजोड़ थी। पिछड़ी जाति के गरीब बच्चे जो मजदूरी या माँ बाप का हाथ बटाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाता। चरवाहा विद्यालय में बच्चों को स्कूल के नजदीक ही जानवर चराने का प्रबंध किया गया। ये बहुत बढ़िया प्रयोग था। ये लोगों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयोग था। बात वही है कि लालू उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में उन्होंने अपने लिए एक ऐसी छवि गढ़ ली जिससे कि वो न्यूज़ में आ सकें, और न्यूज़ में आने का जो उनका तरीका था उन दिनों वो बहुत अच्छा नहीं था। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनते ही राज करने का तरीका ही मानो बदल गया। वो अपने काफिले को लेकर अचानक किसी भी दफ्तर पहुंच जाते। अगर सुस्त सोते कर्मचारी पकड़े जाते तो वहीं का वहीं सस्पेंड कर दिए जाते। वो अधिकारियों को बहुत ही, इसको कहना चाहिए कि सामान्य जो शिष्टाचार होता है उस तरह से नहीं व्यवहार करते थे। मैंने जब उन्होंने शपथ लिया और पहली बार ही जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ही वो कहीं अपना रेडियो के किसी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए गए और कोई बात खुद नाराजगी हुई तो उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि मैं यहीं पंखे से लटका दूंगा। तो उनका ये जो तरीका था निरीक्षण के समय में भी डांट फटकार, ताकि लोगों को ये लगे कि देखिए वो बहुत ही एक बड़े बहादुर राजा हैं। 11 मई 1990 को तो उन्होंने एक ही दिन में 200 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। कर्मचारियों और अधिकारियों को हर वक्त ये टेंशन रहती कि कहीं लालू जी आज औचक निरीक्षण न कर लें। इस डर से अधिकारी थोड़ा चुस्त होने लगे थे। लोगों को लगा बिहार में एक नया वर्क कल्चर यानी नई कार्य संस्कृति आने वाली है। एक नए ढंग का मुख्यमंत्री जो अचानक डाक बंगला चौराहे पर खड़ा हो जाता है, जो अचानक चलते हुए सड़क पर लोगों से कोई एड्रेस करने लगता है, जो अचानक किसी गरीब बस्ती में जा करके और उनके गरीब बच्चों को उनके सर का मुंडन कराने लगता है, सफाई करवाने लगता है, नहवाने लगता है और फिर कहता है सारे अपने अफसरों को, पूरी पलटन को जो एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इस गांव का रख रखाव करो, ऐसे करो वैसे करो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी की। लालू यादव जी के बारे में तो और भी है कि ये तो ढोल वगैरह भी ले लेते थे, वहाँ पे थोड़ा नाच गाना भी कर लेते थे। मुझे लगता है ये लोगों में उत्साह भरने का तो शायद एक महंगा तरीका रहा होगा, बेशक बहुत एफिशिएंट ना रहा हो, लेकिन ये विकास के लिए लोगों में फुर्ती भरना या उससे भी ज़्यादा चुस्ती भरना ये तरीका रहा, मुझे तो नहीं लगता है। लोकप्रिय प्रयोगों और चटपटी शैली के साथ ही लालू यादव की चरण वंदना भी शुरू हो चुकी थी। किताबें लिखी गईं, कविताएं लिखी गईं। लालू को यह तारीफ रास भी खूब आती थी। 1993 में तो 8वीं के छात्रों के पाठ्यक्रम में लालू यादव की जीवनी को शामिल कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी जीवित मुख्यमंत्री की जीवनी पाठ्य पुस्तक में शामिल हो गई। आज आ जाओ। Silence please. Start sound. Running. Camera. Clap. उधरी का लाल मुरत प्रेस कर। Action.
अधिकार के लिए शिक्षा, आर्थिक संपन्नता। इस महिमा मंडन के बीच लालू की वास्तविक लोकप्रियता भी बढ़ रही थी और उनके आलोचकों को उनका घमंड भी बढ़ता दिख रहा था। 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के प्रस्तावित आरक्षण को मंजूरी दी तो लालू ने झट इस पर अमल किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यादवों को दिए जाने के कारण बाकी जातियों में असंतुष्टि फैलने लगी, खासकर कुर्मियों में। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े कुर्मी नेता थे। लगभग 1 साल तक उन्होंने लालू को खुलकर चुनौती नहीं दी, लेकिन सरकार में रहते हुए सरकार की आलोचना शुरू कर दी। फरवरी 1994 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ। यूं तो ये रैली सुबह से शुरू हो गई, लेकिन नीतीश कुमार जाने या न जाने के संशय में घंटों फंसे रहे। आखिरकार दोपहर 3 बजे वो गांधी मैदान पहुंच ही गए। ये सपना मत देखो कि लालू प्रसाद जी से हम ध्यान हटा के दूसरी तरफ ध्यान ले लें। हमारा ध्यान एक है, जैसे अर्जुन की निगाह मछली की आंख पर थी, उसी तरह से हमारी निगाह जितना मन करे बोलता रहे, हमको कोई पता। ये उनकी बगावत का औपचारिक ऐलान था। हालांकि इस मुद्दे पर नीतीश को पार्टी के भीतर खास समर्थन नहीं मिला। 2 महीने बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पार्टी छोड़कर जनता दल जॉर्ज का गठन कर लिया। चंद और नेता साथ आए तो अक्टूबर 1994 में पार्टी का नाम समता पार्टी कर दिया गया। अगले साल विधानसभा चुनाव होने थे और समता पार्टी लालू को मजबूत चुनौती देने के लिए तैयारी करने लगी। 1995 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास का मुद्दा उठाया, भूखे पेट भरने की बात की। लालू यादव ऐसी कोई बात नहीं करते थे, वो सैद्धांतिक बातें करते थे, स्वाभिमान और स्वर की बातें करते थे, डरे सहमे दिमाग और पिछड़ों के गुस्से को हवा देते। लोगों ने दिल से सोचा, भावनाएं जीत गईं, लालू बहुमत से सत्ता में लौट आए। लालू दोबारा सत्ता में आए तो लोगों को उनके विकास के वादे से उम्मीद बंधी। जब अमेरिकी विदेश मंत्री रॉबिन राफेल आई तो लगा कुछ न कुछ तो जरूर होगा। उद्योगपतियों से बैठकें शुरू हुई, लालू सिंगापुर, थाईलैंड की उड़ान भरने लगे, सत्तू अचार बांधकर अमेरिका भी हो आए। पटना में निवेश के लिए प्रवासी बिहारियों को पटना लेकर आए, लेकिन हर वादा कागजी रहा। देखिए, लालू प्रसाद जी के पूरे स्वभाव में विकास नहीं है और वो शायद ईमानदारी से समझते थे कि विकास पढ़ाई शिक्षा से कुछ नहीं होता है। खौफ रखो, जात का कॉम्बिनेशन रखो, भ्रष्ट लोगों को प्रमोट करो, खजाने भरो। आप देखिए उस समय का जो पूरा समय आता है, याद करिए उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, वो खौफ, वो डर, विकास प्रमुखता में नहीं है। लालू जी इसको मानते थे कि विकास से वोट नहीं मिलता है। अब बाद में उनको उसके लिए कीमत भी अदा करनी पड़ी। आर्थिक मोर्चे पर, जो अन्य प्रशासनिक मोर्चे पर, जो अन्य जो बड़े काम हो सकते थे, उन क्षेत्रों में उन्होंने जो उनको काम आगे करना था वो नहीं वो कर सके। एक जो बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने सक्सेसफुल उस दौर में उनकी सरकार, बल्कि उसके बाद में ही वो प्रोजेक्ट आया था, वो चल तो पहले से रहा था, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी बाद के दिनों में जो दिखी वो सुधा डेयरी की थी। जो लोग मानते हैं कि उसमें जो जहाँ तक मुझे याद है उस दौर के एक अधिकारी थे जो आई थिंक बीके हल्दर साहब थे, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस दौर में। तो वो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी उस कार्यकाल में आई। उदारीकरण के दौर में बिहार निवेश के मामले में सबसे पिछड़ा प्रदेश रहा। विकास के मामले में भी मानो रिवर्स गियर लग गया।
प्रदेश के निचले तबके का सामाजिक सशक्तिकरण लालू की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन इस सशक्तिकरण में संतुलन नहीं था। साथ ही सत्ता के हर बीतते साल के साथ सत्ता का मद भी बढ़ता जा रहा था। लालू के 2 साले सुभाष और साधु यादव मानो एक समानांतर सरकार चला रहे थे। हमारे घर पर सर्च भी किया तो 0 दिया। सर्च किया ना भाई। कभी भी लोकतंत्र में एक तरफ लालू यादव बात करते थे लोकतांत्रिक व्यवस्था की, पिछड़ों को आगे बढ़ाने की, लेकिन कुछ ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए जिसमें उनके साले भी थे, जिससे लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि वो लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है। इससे उनकी छवि को धक्का लगा। और ये एक सबक भी है कि अपने परिवार के कुछ लोगों को ही हाथ में सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि राजनीति में, भारत की राजनीति में परिवारवाद एक बहुत बड़ी हकीकत है। लालू आलोचना से बेपरवाह थे। उनके ठेठ अंदाज से केवल बिहार में भीड़ नहीं जुटती थी, वो तो दिल्ली की मीडिया के डार्लिंग बन चुके थे। कभी 7 बेटियों और 2 बेटों के भरे पूरे परिवार को लालू शान से पेश करते। ये वाजपेयी जी हैं, ये देवगौड़ा जी हैं, देखो कभी कुर्ता फाड़ होली से हुड़दंग मचाते फिरते। मीरगंज में मिल चला है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चलाया डोंगा गया खाली जी। लेकिन सारे तमाशे और दिखावे के बीच लालू प्रसाद यादव की अहमियत भी बढ़ रही थी। 29 जनवरी 1996 को एसआर बोम्मई ने जनता दल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो लालू प्रसाद यादव जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए। लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र के किंग थे, पर अब केंद्र में वो बनने वाले थे किंग मेकर। लालू यादव से पहले बिहार में कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। दूसरे कार्यकाल में तो लालू यादव को पहले से भी अधिक सीटें मिली। वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। बिहार में लालू का ग्राफ आसमान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन केंद्र में उनकी पार्टी का जलवा खत्म हो चुका था। उन्नीस 1991 में ही कांग्रेस की वापसी हो गई थी। हालांकि 1996 आते आते एक बार फिर खिचड़ी स्थिति पैदा हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आंकड़ों के अभाव में 13 दिन में ही गिर गई। इसके बाद गैर कांग्रेसी, गैर एनडीए पार्टियां एक साथ यूनाइटेड फ्रंट के रूप में साथ आईं। यूनाइटेड फ्रंट में सबसे अधिक सीटें अगर किसी एक पार्टी की थी तो जनता दल। 46 सीटों के दम पर पीएम इसी पार्टी से आना था। एक तो लालू पार्टी के अध्यक्ष थे, उस पर 46 में से जनता दल को सबसे अधिक 22 सीटें बिहार से मिली थी, जहां लालू सीएम थे। लालू चाहते तो पीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा को। प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? नहीं, हम नहीं है इसमें। आई एम द किंग मेकर। लालू ने केवल देवेगौड़ा के पीएम बनने में अहम भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने तो मंत्रिमंडल के गठन में अपनी पैठ दिखाई। अपने खासम खास लोगों को मलाईदार मंत्रिमंडल दिलवाए। लालू किंग मेकर से आगे बढ़कर किंग के कामकाज को भी निर्धारित कर रहे थे। राजनीति में उनका रसूख और रुतबा निरंतर बढ़ रहा था। लेकिन जिस दौर में लालू यादव का दबदबा शिखर पर था, जिस दौर में उनकी शख्सियत आसमानी हो रही थी, उसी दौर में उनके ही बिहार की भूमि पर एक बड़ा विवाद जन्म ले रहा था।
हर ओर अब चारा घोटाले की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और फुसफुसाहट लालू के नाम की भी थी। बिल्कुल ये सब बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें हैं और ये सब चाल चलने नहीं दिया जाएगा लोगों को। करीब 1000 करोड़ के इस घोटाले का संबंध पशुपालन विभाग से था। लालू के भाई इसी विभाग में चपरासी थे। लालू शुरू से ही वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में रहा करते थे, इसीलिए ये उनका जाना पहचाना विभाग था। लोगों का लक्ष्य एकमात्र था कि लालू यादव हट जाए, लालू यादव जेल चला जाए। हम जेल जाने को आज भी तैयार हैं। हमको जेल ले जाना चाहते ले जाएं। लालू की मुश्किल तब और बढ़ गई जब उनके छात्र आंदोलन के साथी शिवानंद तिवारी, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद चारा घोटाले को लेकर मुखर हो गए और मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कि लालू प्रसाद जी को जन समर्थन मिला था। वो गरीबों की आवाज बन करके आए थे। वो गरीबों की आवाज, परिवार की आवाज बन गई, वो छोड़ी अलग बात है। लेकिन चारा घोटाला उस समय का देश का बड़ा घोटाला था। हम रांची गए थे बहस करने के लिए। एक एक ईंट को आप खरोचते तो मालूम था कि बिहार सरकार इन घोटालेबाजों को बचा रही है। स्वाभाविक है, उसके कारण आप समझ सकते हैं। इसलिए जेपी मूवमेंट के एक सेनानी के रूप में, एक बिहारी के रूप में और एक जानकार नागरिक के रूप में लूट की यह हद हो सकती है, यह हम लोगों ने चिंता का विषय था। लालू यादव अब तक बिहार के जननायक के तौर पर उभर रहे थे, पर चारा घोटाले की आंधी सी उठी और अचानक उनकी वो छवि मानो बवंडर में तिनके तिनके होकर बिखरने लगी। कैसे बदली लालू की तकदीर, कितनी बदली पाटलिपुत्र की तस्वीर, कौन उभरा बिहार के नए नायक के रूप में, दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।